हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th के फ्लो चार्ट दिखाए थे मैटर और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। इस सेकंड वीडियो लेक्चर में मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब हम लोगों ने ये जान लिए कि मैटर्स क्या होते हैं और मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस किस बेसिस पे किए जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने आया हूं। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, कैसे पता करें भाई कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? तो पार्टिकल्स से अगर बने हुए हैं, अब उसको समझने के लिए आप मान लो कि मेरे पास एक बीकर में वाटर भरा हुआ है और इसमें मैं 1 चम्मच शुगर ऐड कर रहा हूं, 1 चम्मच चीनी ऐड कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसमें चीनी ऐड करूंगा, आप देखोगे क्या, आपने ये देखा भी होगा अक्सर कि 1 ग्लास वाटर में जब आप 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी जब आप ऐड करते हो तो वाटर के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर ऐसा नहीं कि उसका लेवल, अगर वाटर का लेवल हमारे पास इस पोजीशन पे अगर है तो जैसे ही हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। रीजन ये कि अपने को ये पता है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर में इस टाइप से इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। जैसे ही आप इसमें शुगर ऐड करते हो, चीनी जब आप ऐड करते हो, ये हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस जो प्रेजेंट है वाटर में, जैसे ही आप इसमें चीनी डालते हैं, जैसे ही शुगर ऐड करते हैं, तो ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना, इसके बीच में जहां पे भी आपको एम्प्टी और वैकेंट स्पेस आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे जो शुगर है वो इस वैकेंट स्पेस में चला आता है। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इस कारण से इस वैकेंट स्पेस में वो आसानी से आकर एडजस्ट कर लिया। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सारे के सारे जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हुए हैं। सेकंड जो आपके पास है, द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग अ मैटर इज वेरी स्मॉल इन साइज। काफी स्मॉल साइज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में, उनका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है। उसको इस एक्टिविटी से तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसको अनदर एक्टिविटी से भी हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए एक दूसरी एक्टिविटी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगेन सपोज हमारे पास बीकर्स है, उस बीकर में हमने वाटर रखा है और इसमें स्मॉल अमाउंट में हम लोग यहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट यहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो कलर है, ये कलर डार्क पर्पल कलर यहां पे अपने को दिखेगा। यानी जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा तो इसका जो कलर है वो काफी डार्क हो गया। अब इस वाटर को एक दूसरा बीकर ले लेते हैं और इसमें मैक्सिमम वाटर ले लेंगे और इस पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो सॉल्यूशन है, जो डार्क पर्पल कलर जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां पे बना, इसको इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये जो मेरे पास बीकर है, इस बीकर में जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको इसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारे पास यहां जब अब जो कलर जो आएगा, अब वो कलर क्या होगा, लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो पहले काफी डार्क था, अब वो क्या होगा, लाइट कलर का हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अब इस जो लाइट कलर मेरे पास है, इसको एक तीसरा बीकर ले लीजिए और इस तीसरे बीकर में
इसको इंट्रोड्यूस करेगा। आप देखोगे क्या कि पहले की अपेक्षा ये क्या होगा, और लाइटर हो जाएगा, ये लाइटर कलर प्रोड्यूस करेगा। एक और भी कर ले लीजिए। इस तरीके से आप इसको जब तक चाहें तब तक इसको आप रिपीट करते चले। अब इस लाइटर कलर को फिर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसमें इसको इंट्रोड्यूस कराओगे, अब यहां जो कलर आएगा ना वो लाइटेस्ट कलर हो जाएगा, लाइटेस्ट कलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि कलर तो पर्पल ही रहेगा, वो अपना जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो कलर कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, वो हमेशा जो है आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। हाँ, पहले क्या था, जब इस पोजीशन में पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग डाले तो ये वेरी डार्क कलर था आपके पास, फिर जैसे ही इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा इसके अंदर लाइटर कलर हुआ, फिर इंट्रोड्यूस करें हम लोग लाइटर कलर, उससे भी लाइटर कलर आया, और जब फिर से इंट्रोड्यूस कराया गया इस लाइटर कलर को एक और बीकर में जिसमें वाटर भरा हुआ था लार्ज क्वांटिटी में, कलर जो है वो लाइटेस्ट कलर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग अ मैटर इज अ वेरी स्मॉल इन साइज, काफी स्मॉल साइज है। इस कारण से वो सारे के सारे में धीरे 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 एडजस्ट होना शुरू हो गया। तीसरा जो हम लोगों ने लिखा है क्या, द पार्टिकल्स हैव empty space or vacant space in them known as interparticle space। तो अब इंटरपार्टिकल जो स्पेस मेरे पास है उसको भी हम लोग इसी तरीके से दिखा सकते हैं। ये एग्जांपल भी उसके लिए हो सकता है कि इंटरपार्टिकल स्पेस जब तक लिक्विड के बीच में नहीं होगा तब तक जो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा जो क्रिस्टल था, जो सॉलिड के टर्म में था, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता और जो कलर है वो धीरे 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 चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या, दिस पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड आर इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी जो पार्टिकल्स है वो कभी भी स्टेशनरी स्टेट में नहीं पाए जाते, स्टेशनरी स्टेट में कभी नहीं पाए जाएंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं कि कांस्टेंट बिहेव करें, ये हमेशा एक मोशन में होंगे, ये हमेशा मोशन शो करेंगे। और इसको आपने अक्सर फील किया होगा ऐसा, जब आप सुबह सो के उठते हैं या घर में जब पूजा होती है और जब स्टिक्स जलाते हैं हम लोग, इंसेंस स्टिक जब जलाते हैं, अगरबत्ती जब जलाते हैं, तो आप देखोगे कि अगर आपके पूजा रूम में अगर माने अगरबत्ती जलाई है या अगर हमने अगरबत्ती जलाई है, वो पूरे के पूरे रूम में जो है वो धीरे 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 स्मेल कर जाता है। चारों तरफ जो उसकी खुशबू है वो आपका जो है स्प्रेड कर जाता है। इसका मतलब क्या कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे गैस में वो धीरे 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 क्या हुआ, स्प्रेड होने शुरू हो गए। इस कारण से कहा जाता है कि ये जो ऑलवेज जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं, वो कभी स्टेशनरी स्टेट शो नहीं करते। कुछ और जो टर्म्स आपके पास है, attractive forces are present in the particles of a substance, these are called interparticle forces। interparticle forces, अब सपोज मेरे पास मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं इंटरपार्टिकल स्पेस के ऊपर। जिनके बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। जिनके बीच में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इसका मतलब इंटरपार्टिकल स्पेस कम है। तो सॉलिड, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि सॉलिड्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। और ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो काफी कम है। उसी तरीके से अगर लिक्विड है तो इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होगा। इस कारण से लिक्विड हमेशा फ्लूइड स्टेट में होता है। इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे जब सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहां मैटर की प्रॉपर्टीज है तो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन अगर मेरे पास है तो ये जानना जरूरी है। गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं
उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं। हम लोग आपने शायद एक गेम खेला होगा, उस गेम को जनरली हम लोग बचपन में खेला करते थे, आप लोग भी जानते होंगे कि एक बच्चे को मान के चलो कि वो चोर बन जाए और उसके चारों तरफ आप लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाओ। उनमें से कुछ जो दोस्त हैं वो एक दूसरे की कमर पकड़ के खड़ी हो जाएं, कुछ जो दोस्त हैं एक दूसरे की रिस्ट पकड़ के खड़े हो जाएं, कलाई पकड़ के खड़े हो जाएं, और कुछ जो दोस्त हैं एक दूसरे की उंगली पकड़ के खड़े हो जाएं। उस बीच वाला जो बच्चा जो चोर है उसको बोलिए कि तुम हमारे बीच के बॉन्डिंग को तोड़कर बाहर जाओ। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि उस बच्चे को सबसे ज्यादा फोर्स वहां लगाना पड़ रहा है जहां इंटर पार्टिकल स्पेस कम है। मतलब कुछ जो दोस्त जो एक दूसरे की कमर पकड़ के खड़े हैं उनके बीच में क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम होगा, तो वहां मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब बच्चा फोर्स लगाएगा उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, तो चूंकि क्लोजली पैक्ड है, जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस है ही नहीं, तो वहां मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। जो बच्चा कलाई पकड़े हुए है उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कमर पकड़े हुए बच्चे से कम है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां उसको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। और तीसरा, जो कुछ जो दोस्त हैं जो एक दूसरे की उंगली पकड़ के खड़े हैं, तो उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, इस कारण से उस बच्चे को वहां पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते ही हैं। किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है तो वहां मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जहां इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है वहां इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। आप इसको भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर टू मैटर वेरी भी करता है। आप एक हैमर ले लो, एक हथौड़ा ले लो, एक ब्रिक्स ले लो, एक चौक ले लो और एक आयरन नेल ले लो, और हैमर से तीनों पे हिट करो, तीनों को तोड़ने की कोशिश करो। तुम देखोगे कि बहुत आसानी से जो चौक है, जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करते हैं वो चौक जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। नेल जो हमारी काटी है, जो आयरन नेल है, उसमें कितना भी फोर्स अप्लाई करते रहो, हैमर से तुम उसको पीटते रहो, उस पर स्ट्राइक करते रहो, देखोगे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे ही नहीं, वो छोटे छोटे पीस में टूटेगा ही नहीं। अब रीजन ये, क्योंकि आयरन नेल में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो मैक्सिमम था, चौक में इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो मिनिमम था। इस कारण से उस पर जैसे ही हैमर से हमने स्ट्राइक किया, जैसे ही हैमर से हमने हिट किया, वो छोटे छोटे पीस में टूट गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे के सारे मैटर्स में होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ये अलग बात है कि किसी में मैक्सिमम होता है और किसी में मिनिमम होता है। लास्ट पॉइंट फिर हमने लिखा है, द पार्टिकल मोशन इंक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन टेम्परेचर के साथ साथ चेंज भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई हम लोग शुरू करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स है ना, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और इंटर पार्टिकल स्पेस का डिस्टेंस अगर बढ़ना शुरू होगा, इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज करनी शुरू करेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जब सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को कि जब एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल की तरफ अगर मूव करता है, ट्रांसफर करता है, तो उस केस में जो एनर्जी जो खर्च होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब इसको भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लैब में हमने 2 बीकर लिया, एक बीकर में हमने रखा है कोल्ड वाटर
और दूसरे में हम लोगों ने रखा है हॉट वाटर, हॉट वाटर। और इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 और फेरस सल्फेट FeSO4 इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों के दोनों केसेस में आप देखोगे कि जो सॉल्युबिलिटी है कॉपर सल्फेट की, आयरन सल्फेट की या सिंपल शुगर की भी, जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी है, जो मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, द पार्टिकल shows in motion more than dissolve in the cold water. So these are the some properties or important characteristics of nature of particles. Next, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैटर्स पढ़ लिया था। मैटर किस बेसिस पे क्लासिफाइड करे जाते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने रीड किए थे। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि उस मैटर का, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी के साथ कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा।